मानव में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है? देखिए मानव में निषेचन की क्रिया जो है ना वो फेलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी में संपन्न होती है। डिंब वाहिनी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे? बताइए, याद रखिएगा मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कुल 7 जोड़े चुने थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है बीपीआरसी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन को क्या कहा जाता है? साथियों बीपीआरसी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जो जीन है उनको एलिल्स के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, एलिल्स के नाम से। ठीक है, आगे देखिए अगला है मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों लिया था? आपके मन में सवाल होगा ना कि आखिर मटर के पौधे ही क्यों? देखो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है जिस चर्च में वो थे वहां मटर के पौधे उपलब्ध थे होना, बी स्वनिषेचन और पर निषेचन क्रिया का आसानी से होना, सी मटर के पौधे का जीवन चक्र जल्दी पूरा होना। बिल्कुल ये तीनों कारण थे जिसके कारण मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही चुना था। ठीक है, आरएनए के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? बताइए, आरएनए के 3 प्रकार होते हैं वे कौन से हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मेंडल का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? देखिए मेंडल की अगर जन्म की बात करें तो 1822 में इनका जन्म हुआ था और 1884 में इनका निधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? याद रखिए साथियों रक्त परिसंचरण तंत्र जो है ना ये 2 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल 2 प्रकार के, एक खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। अगर आपसे पूछे मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो भाई बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया कि मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। याद रखिए मनुष्यों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है साथियों। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र और दोहरा परिसंचरण तंत्र जिसको हम बोलते हैं। आगे देखिए अगला है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किन में पाया जाता है? याद रखिएगा कीटों में, तितली में, कॉकरोच में, उपयुक्त सभी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है साथियों। रक्त बनावट में किस तरह का होता है? रक्त जो है बनावट में किस तरह का होता है? गाढ़ा होता है क्या? बिल्कुल चिपचिपा भी होता है, लाल भी होता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? देखिए मानव हृदय का औसतन भार 300 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी 300 से 350 याद रखना। मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? अभी बताए थे ना 55% प्लाज्मा और 45% लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और आपका क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? बताए थे लगभग 92% यानी लगभग 90%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में साथियों आयरन, लोहा पाया जाता है। मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा, मानव शरीर कि कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए क्योंकि मैं बता चुका हूं। सभी साथी कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ दे। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहां पर स्थित होती है? भाई मानव शरीर की जो सबसे कठोर मजबूत हड्डी होती है ना वो जबड़े में होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी जबड़े में। बेटिंग व वेस्ट ने किसकी खोज की थी? देखिए बेटिंग व वेस्ट ने किसकी खोज की थी ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा इंसुलिन की खोज की थी। याद रखना फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी साथियों। इंसुलिन का उपयोग हम कहां करते हैं? मधुमेह के उपचार में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? भाई नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? याद रखना विटामिन B3 का। ठीक है, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B7 का होता है आपका बायोटिन और यह विटामिन B12 का होता है साइनोकोबैलेमिन, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? देखिए फिलोक्विनोन जो है ना ये विटामिन के का ही रासायनिक नाम है, याद रखेंगे। विटामिन ई का टेकोफेरल, विटामिन B7 का बायोटिन मैंने अभी आपको बताया था। पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? यह भी बताए थे ना विटामिन B5 का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन होता है, B7 का मैंने आपको बताया क्या होता है? विटामिन B7 का बायोटिन और विटामिन B9 का होता है फॉलिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है जो होता है किससे? एम्फीसीमा एक सांस को प्रभावित करने वाला रोग है, ये किससे होता है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी धूम्रपान से। इसमें होता यह है कि देखिए फेफड़ों की जो वायु कोशिकाएं होती है ना एल्वियोली के क्षतिग्रस्त होने और उनमें लोच खोने के कारण होता है, याद रखना। आगे देखिए श्वास नली में अपूर्ण उपास्थीय वलय का क्या कार्य है? तो श्वास नली में जो अपूर्ण उपास्थीय वलय होता है उसका कार्य क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना। ठीक है,
आगे देखिए कौन सा अंग है जो प्लूरा झिल्ली से घिरा रहता है, भाई इनमें से कौन सा अंग है जो प्लूरा झिल्ली से घिरा रहता है? देखो करेक्ट आएगा फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी। श्वसन का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? देखिएगा श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। इसके अलावा श्वसन के अलावा जो उल्टी वगैरह आता है ना, उसका भी नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा ही करता है, जो कि मस्तिष्क का भाग है। अगला, रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैस विनियमन क्या कहलाता है? तो रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैस विनियमन क्या कहलाता है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिक श्वसन, ऑप्शन नंबर बी। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपके ग्रुप डी के लिए, याद रखना। ठीक है, देखिए रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैस विनियमन क्या कहलाता है? याद रखेंगे सभी साथी, आंतरिक श्वसन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए शरीर और उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान को आंतरिक श्वसन या उत्तक गैस विनियमन कहा जाता है, याद रखना। श्वसन के प्रकार कौन से हैं? भाई याद रखना श्वसन के प्रभाव, देखिए एक तो ऑक्सी श्वसन जिसको हम वायवीय श्वसन बोलते हैं, और एक अनऑक्सी श्वसन जिसको अवायवीय श्वसन बोलते हैं। ये दोनों प्रकार के श्वसन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त दोनों, याद रखिएगा। ठीक है, और ये खासतौर पे प्लांट्स में देखने को मिलता है। ऑक्सी श्वसन के चरण कौन से हैं? तो भाई ऑक्सी श्वसन के जो चरण है ना, वो साथियों ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ईटीएस उपयुक्त तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों करेक्ट आएगा। देखिए ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र या जिसको साइट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, याद रखना। ये सभी जो है ना साथियों ऑक्सी श्वसन के ही चरण हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेस्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? बताइए रेस्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? करेक्ट आएगा साथियों श्वसन दर। ठीक है, श्वसन दर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटीपी का संश्लेषण कहां होता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है, और एटीपी का संश्लेषण कहां होता है? याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? देखिए ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन होना ये ईएमपी पाथ कहलाता है साथियों, ईएमपी पाथ। ठीक है, याद रखना। देखिए ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन ग्लाइकोलाइसिस भी कहलाता है। यह कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होने वाली एक प्रक्रिया है, याद रखना, इसको ग्लाइकोलाइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र के प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? या मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? बताइएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर दो भागों में, एक आपका सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल है, और एक होता है आपका साथियों, क्या होता है? एक सेकंड, एक होता है पीएनएस यानी जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जिसमें नसें शामिल हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार करती है, याद रखना। तो बेसिकली मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, याद रखना। आगे देखिए मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की कुल संख्या होती है 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 8। आगे देखिए मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु कौन से तंत्रिका तंत्र में आते हैं? अभी मैंने बताया था सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वह जंतु कौन सा है जिसमें न्यूरॉन पाया जाता है परंतु मस्तिष्क अनुपस्थित होता है? याद रखिए हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाइड्रा में न्यूरॉन पाया जाता है लेकिन इसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्रेनियम क्या है? बताइए क्रेनियम क्या है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्रेनियम वह ढांचा है जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। बेसिकली खोपड़ी जो होता है, याद रखना खोपड़ी, ठीक है, बिल्कुल, जिसमें 8 हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए किस लॉब के कारण हम सुन सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए किस लॉब के कारण हम सुन सकते हैं? याद रखना टेम्पोरल लॉब के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टेम्पोरल लॉब के कारण। जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना होता है? जीव द्रव्य जो होता है ना साथियों, बताइए प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बनते हैं? तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों से मिलकर। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, भाई उपयुक्त सभी, ये तीनों जो है ना एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, याद रखना। आगे देखिए कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? बताइए कोशिका भित्ति जो है ना ये किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है, जीवाणु में भी पाया जाता है, यानी ए और बी दोनों, याद रखना। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद रखेंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी के आर पोटर ने, के आर पोटर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से किसमें अनुपस्थित होता है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना साथियों, ईस्ट में, कवक में पाया जाता है, जीवाणु में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जीवाणु। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया और कुछ विशेष प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? देखिए करेक्ट होगा प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला है, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? भाई करेक्ट आएगा क्रेनियल नसें साथियों, ऑप्शन नंबर बी। तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है। तंत्रिका तंत्र में इनमें से क्या शामिल है? तो तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, स्प्लीन, ये सभी शामिल होता है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? अंतग्रथन यानी सिनेप्स कहते हैं साथियों इसको। आगे देखिए, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। करेक्ट आएगा मज्जा से, मज्जा। ठीक है, देखिए मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम के निचले हिस्से, विशेष रूप से मेडुला ऑब्लांगेटा से ये निकलती है, याद रखना। मानव तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा है? करेक्ट आएगा मस्तिष्क यानी ब्रेन। साथियों पुरुष में अंडकोश कितने होते हैं? तो भाई पुरुषों में अंडकोश यानी ब्रेसन जो होते हैं ये 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा हार्मोन है जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? याद रखिए प्रोजेस्टेरोन को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अंडे को अंडाशय से गर्भ में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? देखिए अंडे को अंडाशय से गर्भ में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से यानी डिंब वाहिनी के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फेलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी की लंबाई कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आएगा 10 से 12 सेंटीमीटर, है ना, याद रखना। 10 से, हालांकि ये 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन, लव हार्मोन, पीटोसिन, उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। तो प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन है जो गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहां संपन्न होती है? तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है ना कोशिका में, कहां संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स चक्र की शुरुआत किससे होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी के मैंने सारे टॉपिक्स लिए हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी, ठीक है, कि वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक्स छोड़ा नहीं है, सारे टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखिएगा, क्रेब्स चक्र की शुरुआत किससे होती है? तो भाई क्रेब्स चक्र की जो शुरुआत है ना साथियों, वो किससे होती है? करेक्ट आएगा साइट्रिक अम्ल से। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला, श्वसन के दौरान विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो तो वह पदार्थ क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। या तो वह पदार्थ प्रोटीन होगा या तो कार्बनिक अम्ल होगा, यानी ए व सी दोनों ही। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का संबंध किससे है? देखिए इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का संबंध जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रेब्स चक्र का वह एंजाइम जो प्रथम उत्पाद बनाता है? बताइए क्रेब्स चक्र का वह एंजाइम कौन सा है जो प्रथम उत्पाद बनाता है? करेक्ट आएगा साथियों सिट्रेट सिंथेटेज, याद रखिएगा साइट्रेट सिंथेटेज जिसको हम बोलते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 2। बैक्टीरिया का श्वसन स्थल क्या होता है? बताइए बैक्टीरिया का श्वसन स्थल को क्या कहते हैं? साथियों बैक्टीरिया का श्वसन स्थल जो होता है उसको मिसोजोम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मिसोजोम। नेक्स्ट है, कैरोटिन्स एवं जेंथोफिल्स किसके प्रकार हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कैरोटिन्स एवं जेंथोफिल्स ये किसके प्रकार हैं? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना कैरोटिनॉइड्स के। कैरोटिनॉइड्स करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। पौधे अशुद्ध हवा को शुद्ध हवा में परिवर्तित करते हैं, यह किसने बतलाया था? पौधे अशुद्ध हवा को शुद्ध हवा में परिवर्तित करते हैं, यह किसने बतलाया था? याद रखना, इसको किसने बताया था? तो ऑप्शन नंबर ए प्रिस्टले ने। प्रिस्टले करेक्ट आएगा, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज भी की थी। हरे पौधे गंदी गैस को केवल सूर्य के प्रकाश में शुद्ध करते हैं, यह निष्कर्ष किसने निकाला था? बताइए यह कथन किसने कहा था या यह निष्कर्ष किसने निकाला था कि हरे पौधे जो हैं गंदी गैस को केवल सूर्य के प्रकाश में ही शुद्ध करते हैं? याद रखना इंजन हाउस ने।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इंजन हाउस होगा, ऑप्शन नंबर बी। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के कौन से भाग में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों उपयुक्त तीनों, ठीक है, यानी लाल, नीला और बैंगनी में, लेकिन सबसे अधिक होता है लाल रंग में। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक प्रभावी तरंगदैर्घ्य होती है किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है साथियों लाल व नीले प्रकाश में, ऑप्शन नंबर डी है। सबसे कम होता है हरे रंग के प्रकाश में, याद रखना। कौन सा कोशिकांग प्रकाश श्वसन में भाग नहीं लेता है? तो कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश श्वसन में भाग नहीं लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट लेता है, लेकिन गोल्जी काई नहीं लेता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोल्जी काई। प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? साथियों प्रोटीन से हमारे शरीर को अभी बताए थे ना, नाइट्रोजन मिलता है। आगे देखिए, मानव शरीर का रक्त किस प्रकृति का होता है? देखिए, मानव शरीर का रक्त का जो पीएच मान होता है ना, वो होता है 7.4, यानी ये थोड़ा सा क्षारीय होगा। करेक्ट आएगा। 7 से अधिक यानी क्षार, 7 से कम यानी अम्ल, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे देखिए, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है? तो 2% याद रखना। और एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1350 ग्राम, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेस मेकर व नेफ्रॉन का संबंध क्रमशः किससे है? तो पेस मेकर व नेफ्रॉन का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। पेस मेकर का संबंध साथियों हृदय से है, नेफ्रॉन का संबंध वृक्क यानी किडनी से है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और छोड़ी जाती है किसके कारण? देखिए, श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और छोड़ी जाती है, यह किसके कारण होती है? तो करेक्ट आएगा विसरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी विसरण के कारण। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? तो रक्त में कितना ग्लूकोज है ये किसमें व्यक्त किया जाता है? याद रखना, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। या साथियों और एक याद रखना कि मिलीमोल प्रति लीटर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण कहां होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बताए थे ना आपको, जल का अवशोषण कहां? बड़ी आंत में, तो खनिज का भी अवशोषण बड़ी आंत में होता है, याद रखना। आगे देखिए, मानव में ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? देखिए, मानव में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, जो कि मस्तिष्क का भाग है, हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का सीपीयू किसको कहा जाता है भाई? देखिए, मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है? करेक्ट आएगा मस्तिष्क को, ब्रेन को। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहां होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहां होता है? प्लीहा में। और वैसे रक्त का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में, लेकिन जब भी पूछे भ्रूण अवस्था में, याद रखना प्लीहा में। अगला क्वेश्चन है, बिलरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। बिलरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है साथियों, हल्का पीला होता है। प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? भाई प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है? देखिए, ये सभी प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इनमें से फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी जो है ना प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। मानव रुधिर की कितने प्रतिशत रक्त कणिकाएं होती हैं? तो मानव रुधिर में कितना प्रतिशत रक्त कणिकाएं होता है? भाई अभी बताए थे ना, प्लाज्मा 55% होता है, रक्त कणिकाएं 45% होता है। यार अभी बताए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 45%। चलिए आगे देखिए, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर डी। आरबीसी का जीवन काल याद रखना 120 दिन का होता है। आगे देखिए, निःश्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं होगा? भाई निःश्वसन प्रक्रिया के दौरान फेफड़ों का आयतन घटेगा, डायफ्राम शिथिल होगा, वायु श्वास नली से बाहर निकलेगी, बिल्कुल, लेकिन श्वास नली सिकुड़ जाएगी क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो यही आपका आंसर होगा, यही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है? साथियों अभी बताए थे ना, शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना, ऑप्शन नंबर बी। 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सांस को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी होती है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों, डायाफ्राम, ऑप्शन नंबर ए। निःश्वसन के दौरान सांस से आवाज का आना कौन सा रोग है? भाई जब वो सांस लेते हैं, कभी कभी देखते हो ना, सांस लेने से लोगों का आवाज आने लगता है, ये कौन सा बीमारी का लक्षण है? तो अस्थमा में ऐसा होता है, याद रखना, अस्थमा, ऑप्शन नंबर ए। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? भाई नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन थोड़ी होगा, इसमें तो केवल ऑक्सीजन में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड में होगा, नाइट्रोजन में कोई प्रभाव नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है? इनमें से कौन सा लक्षण है जो वंशागत नहीं है? चमड़ी का रंग, आंखों का रंग, शरीर की आकृति, ठीक है, ये सभी वंशागत है। बाल की प्रकृति ये वंशागत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
निम्न में से किसको मेंडल के नियम का अपवाद कहा जाता है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सहलग्नता का नियम, जिसको हम सह प्रभाविकता या लिंकेज का नियम बोलते हैं, लिंकेज लॉ याद रखना, लिंकेज, ठीक है, लिंकेज लॉ, इसको सप्रभाविकता का नियम या तो सहलग्नता का नियम भी बोलते हैं, जो कि मेंडल के नियम का अपवाद है। याद रखेंगे ना, बिल्कुल। चलिए आगे देखिएगा, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना क्या कहलाता है? तो भाई संतति में पूर्वजों के गुणों का आना क्या कहलाता है? एडाबिज्म। याद रखना, ये साथियों आनुवंशिक हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है ना, हल्के में मत लीजिए। 100% 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपको, आपके पेपर में 2 नहीं तो 1 तो हर शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे एनसीईआरटी ओरिएंटेड। देखिए, मनुष्य में एलोजोम या लिंगी गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो एलोजोम या लिंगी गुणसूत्र के भाई 1 जोड़े होते हैं, यानी टोटल 2 होते हैं, ठीक है, याद रखना। निम्न में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? बताइए। याद रखना, लैंगिक जनन में साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लैंगिक जनन में। जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है? तो भाई जीन का जो वैकल्पिक रूप है उसको क्या कहा जाता है? एलिल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जीन किसको नियंत्रित करते हैं? याद रखना, जीन जो है ना आनुवांशिकता और प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आनुवांशिकता और प्रोटीन संश्लेषण को। प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाई करेक्ट आएगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन करेक्ट आंसर है साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण कौन करता है? तो जीन करता है साथियों, याद रखेंगे, जीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जीन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में अनुक्रम में परिवर्तित होना क्या कहलाता है साथियों? उत्परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी उत्परिवर्तन। मेंडल के प्रभाविकता का नियम से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? यही अपवाद है मेंडल के नियम का, भी बताए थे। तो बताइए, मेंडल के प्रभाविकता का नियम से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले गुण वाले पौधे के लिए, बिल्कुल सभी पौधे समयुग्मगित थे इसमें। इसके अलावा इसे F1 पीढ़ी कहा जिसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए हैं। ये उपयुक्त सभी कथन सत्य है साथियों मेंडल के प्रभाविकता नियम से। आगे देखिए, संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की जो क्रिया है ना, इसको बीपुंसन कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, बिल्कुल। देखिए इसको जो है ना इमेस्क्यूलेशन कहते हैं अंग्रेजी में। यह प्रक्रिया जो है ना, ये स्वपरागन को रोकने के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, मेंडल द्वारा दिए गए नियम कौन से हैं? तो मेंडल के द्वारा जो नियम दिए गए कौन से हैं? प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो भाई याद रखना 80%। ऑप्शन नंबर ए। प्रोक्रियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं? तो याद रखना 2 फेमस उदाहरण जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक जीवाणु और एक नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों। वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की थी? तो भाई वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की थी साथियों? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम की, राइबोसोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार कौन से होते हैं? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों करेक्ट होगा। देखिए लाइसोसोम बनने के लिए क्या उत्तरदायी है? साथियों लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली या कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज 1955 में डी डुबे ने की थी, याद रखना। और लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो देखो करेक्ट होगा गोल्जी काई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गोल्जी काई। पादप कोशिका में जल, भोजन एवं उत्सर्जित पदार्थों का भंडारण कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। रसधानी जिसको रिक्तिका बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको वेसल्स के नाम से जानते हैं, जहां पर पादप कोशिका में जो है ना ये भोजन, उत्सर्जित पदार्थों का भंडारण करता है। याद रखना रिक्तिका जो है ना पादप कोशिका में बड़े आकार में बिल्कुल बड़ी संख्या में पाया जाता है। और ये जो है ना ये जंतु कोशिका में होता है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल छोटा सा। आगे देखिए अगला है, केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? भाई बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है केंद्रक, बिल्कुल। राइबोसोम का निर्माता भी कहलाता है केंद्रक। आनुवांशिकी सूचनाओं का हस्तांतरण भी करता है केंद्रक। उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं भाई। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है?
तो टिटनस, टिटनस जो है ना ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करता है बताना। देखिए एक न्यूरॉन के भीतर सूचना जो है ना दूसरे न्यूरॉन से सबसे पहले वो डेंड्राइट में आता है, ठीक है। डेंड्राइट के बाद वो कोशिका शरीर यानी जिसको सेल बॉडी बोलते हैं, इसको सोमा के नाम से भी जानते हैं, सोमा, यहां पर आता है। फिर अंशतंतु, अंशतंतु यानी जिसको आप एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन में आता है। उसके बाद जो है ना ये साथियों तंत्रिका के अंत में या फिर आप बोल सकते हैं एक्सोन के एंड में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यही आपका आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है बताइए। देखिए करेक्ट आएगा सोमेटिक तंत्रिका तंत्र कहा जाता है इनको, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है त्वचा, नेत्र, नाक, पेशियों जैसे ग्राही अंगों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक आवेगों को ले जाने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इनको कायिक संवेदी तंत्रिका कहते हैं। कायिक संवेदी या अभिवाही तंत्रिका भी इनको कहा जाता है, या संवेदी तंत्रिका तंत्र भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उन्हें क्या कहते हैं। तो शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है इनको प्रभावक कहा जाता है साथियों, इफेक्टर। इसको अंग्रेजी में आप क्या पढ़ते हैं तो इफेक्टर कहा जाता है, प्रभावक याद रखेंगे। बच्चों की रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुकाएं होती हैं। तो बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसमें साथियों याद रखना 33, ठीक है 33 कोशिका होती हैं। और यही बेसको में जो है ना ये हड्डी जुड़कर एक हड्डी बन जाती है और हो जाती है 26। बेसको में 26 और बच्चों में 33 याद रखना। न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर सबसे लंबे फाइबर को क्या कहा जाता है। तो भाई सबसे लंबा फाइबर कौन सा होता है न्यूरॉन में, एक्सोन ही होता है ना, बिल्कुल एक्सोन होता है सबसे लंबा भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ट्यूबेक्टोमी किसको रोकता है। देखिए ट्यूबेक्टोमी जो है ना ये निषेचन को रोकता है साथियों, याद रखना, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी किसको रोकता है तो निषेचन को कहता है, निषेचन को रोकता है। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि जो है ना वो कितने दिन का होता है। तो महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि 28 दिन का होता है, याद रखेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ना याद रखना बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों, मूत्राशय के ठीक नीचे, मूत्राशय के ठीक नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि मौजूद होती है और ये नर में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, याद रखेंगे। आगे देखिए फेलोपियन ट्यूब का किस भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। फेलोपियन ट्यूब के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है तो एम्पुला में, एम्पुला करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में कौन खुलता है, गर्भाशय खुलता है साथियों, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए स्वस्थ मनुष्य के 0.001 मिलीलीटर रक्त में औसतन कितनी प्लेटलेट्स होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए स्वस्थ मनुष्य के 0.001 मिलीलीटर रक्त में औसतन कितनी प्लेटलेट्स होती हैं। तो भाई करेक्ट आएगा 1.5 to 4.5 लाख, ठीक है। डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी को क्रमशः क्या कहा जाता है। देखिए डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, याद रखेंगे। मानव रक्त में सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो भाई मानव रक्त में जो सबसे कम पाई जाने वाली कोशिका होती है ना साथियों वो होती है डब्ल्यूबीसी, याद रखना। मानव रक्त में सबसे कम जो है ना ये बोसोफिल्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। ये बोसोफिल्स आप याद रखना, बेसोफिल्स है ना, बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स का क्रमशः सही अनुपात कौन सा है। तो आरबीसी का 600 होता है, डब्ल्यूबीसी का 1 होता है साथियों और प्लेटलेट्स का 40 होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी की वृद्धि होने वाले आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग कौन सा है। तो आरबीसी के वृद्धि से होने वाला जो रोग है वो है पॉलीसिथेमिया, पॉलीसिथेमिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोपोनिया रोग होने का कारण क्या है। ये जो ल्यूकोपिनिया रोग है ये किसके कारण होता है बताइए, याद रखिएगा साथियों डब्ल्यूबीसी की कमी से, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है। देखिए श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का जो आवागमन है ये साथियों हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। फेफड़ों में गैस धारण करने की क्षमता लगभग कितनी होती है। तो फेफड़ों में गैस धारण करने की जो क्षमता होती है ना लगभग 5 लीटर होती है, ऑप्शन नंबर डी 5 लीटर। अगला क्वेश्चन है श्वसन गति से संबंधित कौन सा कथन गलत है बताइए। ए में लिखा है आराम एवं सोते समय श्वसन गति कम होती है, बिल्कुल। क्रोध के समय श्वसन गति बढ़ जाती है, बिल्कुल। व्यायाम के समय श्वसन गति सामान्य रहती है, नहीं यार। जब आप जिम वगैरह करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो क्या आपकी श्वसन गति सामान्य रहती है। जाओ तो 200 मीटर बहुत ही स्पीड आप दौड़ के आ जाओ, क्या आप बहुत ही धीरे धीरे सांस लोगे कि आपका सांस बहुत तेजी से फूलेगा,
जोर जोर से सांस लोगे ना तो सामान्य कैसे रहेगी, यही गलत है, यही आपका आंसर होगा। दौड़ते समय श्वसन गति बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आंसर होगा। चलिए गलत ही चुनना था। ज्वारीय आयतन क्या है साथियों बताइएगा, ज्वारीय आयतन क्या होता है। देखिए ज्वारीय आयतन जो है ना ये अंत श्वसन के दौरान वायु का आयतन होता है, निश्वसन के दौरान वायु का आयतन। बिल्कुल ज्वारीय आयतन क्या होता है, तो अंत श्वसन के दौरान वायु का आयतन और निश्वसन के दौरान वायु का आयतन, यानी ए वो भी दोनों ही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो याद रखिए उपयुक्त तीनों के द्वारा, बाइकार्बोनेट्स के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, यानी उपयुक्त तीनों के द्वारा। श्वसन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है, तो भाई श्वसन ऊर्जा जो है ना ये रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है साथियों, याद रखना। आगे देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, अभी बताए थे ना आपको, बायोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए बायोटीन। हरी सब्जियों में ज्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है, देखिए हरी सब्जियों में ज्यादातर विटामिन ए पाया जाता है। चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक होता है, याद रखिए विटामिन सी सहायक होता है। मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, देखिए मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो भाई मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए पाया जाता है, याद रखना। और मछली के यकृत में विटामिन डी और विटामिन ए दोनों ही पाया जाता है। चलिए आगे देखिए किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, भाई इनमें से कौन सा विटामिन है साथियों जिसको प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन ई को। ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई। विटामिन ए के आविष्कारक कौन है, तो विटामिन ए का आविष्कार किया था मैकुलन ने, विटामिन बी का भी आविष्कार किया था मैकुलन ने, याद रखना। हॉलकट जिन्होंने विटामिन सी का आविष्कार किया था, हॉपकिंस जिन्होंने विटामिन डी का आविष्कार किया था, मैकुलन जिन्होंने विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार किया था। है, हो गया ना सारा क्लियर। आगे देखिए कैल्शियम एवं फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होता है किससे, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस जो है ना ये मनुष्य को दूध से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी दूध से। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां पाई जाती है, स्मरण क्षमता यानी बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसको बोलते हैं, सेरिब्रम को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। मानव की पसलियां किससे जुड़ी होती है, देखिए मानव की जो पसलियां होती है ना वो स्टर्नम से जुड़ी होती है, स्टर्नम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्टर्नम। मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो वह मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अभी मैंने आपको बताया था ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ईईजी का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो ईईजी ये मस्तिष्क से, माफ करना ब्रेन यानी मस्तिष्क से संबंधित है, और एक होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये आपका साथियों हृदय से संबंधित है। मनुष्य में रुधिर की मात्रा उसके भार का कितना होता है, तो मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है उसके शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 201, मानव त्वचा क्या है, तो मानव का जो त्वचा है वो एक अंग ही है ना, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, याद रखना स्किन। मानव हृदय में आलिंद और निलय होते हैं कहां पर, तो देखिए मानव हृदय में आलिंद और निलय कहां होते हैं, तो भाई ये हृदय में होते हैं, लेकिन कैसे, देखिए 2 आलिंद ऊपर और दो आलिंद ऊपर होते हैं और 2 नीले नीचे होते हैं। 4 चेंबर होता है ना मानव के हृदय में, तो भाई 2 आलिंद जो है ना लेफ्ट और राइट ये 2 ऊपर होते हैं आलिंद, ठीक है, और नीले जो है लेफ्ट और राइट ये 2 नीचे होते हैं। तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए वो भी दोनों ही। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है मानव मूत्र की प्रकृति कैसी होती है, मानव मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है, ठीक है, तो ये अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो भाई पित्त का निर्माण कहां होता है साथियों, पित्त का निर्माण होता है यकृत में, लेकिन पित्त जमा होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं। मानव शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है, भाई छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर ही तो उत्तक बनता है ना, तो करेक्ट आएगा कोशिकाओं से। अगला क्वेश्चन है सर्वस एलाफस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो साथियों देखिए सर्वस एलाफस जो है ना ये हिरन का साइंटिफिक नेम है, हिरन का ही वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कैप्टा हिटमस किसका वैज्ञानिक नाम है साथियों, तो कैप्टा हिटमस ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी बकरी का। मासिक चक्र से संबंधित कौन सा कथन सही है, ए में लिखा है 13-14 वर्ष की आयु से शुरुआत होती है, बिल्कुल ये सही है। बी में लिखा है जब शुरू होता है तो उसे रजोदर्शन कहा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। जब बंद होता है तो उसको रजोनिवृत्ति कहा जाता है, जो कि 50 से 55 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त, तीनों कथन सही है। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है युग्मनज। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, तो जब मासिक चक्र शुरू होता है, यानी जिसको रजोदर्शन बोलते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा रजोदर्शन। अगला क्वेश्चन है हायालुरोनिडेज एक लाइटिक एंजाइम है जो कि किसमें पाया जाता है, हायालुरो देखिए
हायालुरोनिडेज जो है ना एक लाइटिक एंजाइम है जो कि वीर्य में पाया जाता है साथियों, याद रखना। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होती है। ऑप्शन नंबर ए वृषण। देखिए वृषण में होता है, याद आपको रखना है, ठीक है। वृषण विशेष रूप से लैंगिक कोशिकाओं द्वारा। अधिवृक्क ग्रंथियां भी कुछ मात्रा में हार्मोन का उत्पादन करती है जिन्हें शरीर टेस्टोस्टेरोन में बदल देता है, और ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना ये नर लैंगिक हार्मोन है, याद रखना। मासिक धर्म यानी पीरियड के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो भाई याद रखना गर्भाशय की परत टूट जाती है जिस कारण। तो ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय की परत टूटने से। निम्न में से कौन नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? देखिए वृक्क नलिका, वृक्क कनिका, बोमेन कैप्सूल है, हिलम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो भाई न्यूरॉन में तंत्रिकाक्ष होता है क्या? एक्सॉन होता है ना, कोशिकाएं सेल बॉडी भी होता है, शाखिका भी होती है, शंकु नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शंकु। ये न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है, क्या है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, स्प्लेन, उपयुक्त सभी है, सभी शामिल है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र निम्न में से क्या कार्य करता है? क्या कार्य नहीं करता है? ध्यान से पढ़ लेना ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो परानुकंपी तंत्रिका जो है ना निम्न में से क्या कार्य नहीं करता है? सबसे पहले देख लेते हैं क्या करता है। तो देखिए जो परानुकंपी तंत्रिका होती है ना ये हृदय दर को मंद करता है यानी कम करता है, लाल स्राव को उत्तेजित करता है, क्रमाकुंचन को उत्तेजित करता है। तीनों सही है, ये तीनों तो करता है लेकिन हृदय दर को तेज नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र में ग्लियल कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो देखिए तंत्रिका तंत्र में जो ग्लियल कोशिकाएं होती है ना इनका कार्य क्या होता है ये पूछा जा रहा है साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरॉन को सहारा और पोषण देना। तंत्रिका तंत्र में जो ग्लियल कोशिकाएं होती हैं वो न्यूरॉन को सहारा और पोषण देता है। कौन सी तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशी कोशिकाओं की ओर आवेगों को संचारित करती है? याद रखिए मोटर तंत्रिकाएं या मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए कौन सी तंत्रिका दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? तो भाई दृष्टि के लिए जिम्मेदार है साथियों, याद रखना ऑप्टिक तंत्रिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। खून की कमी यानी आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तलापता, एनीमिया, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया तो नहीं है, तो डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। ए और बी दोनों ही, रक्तलापता और एनीमिया, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना 12 से 17 ग्राम डेसीलीटर, ठीक है। मानव शरीर का ऐसा अंग जहां रक्त नहीं होता है तो लंग्स, मस्तिष्क, यकृत में होता है। कॉर्निया जो कि मानव शरीर के आइस यानी आंख का भाग है जहां पर रक्त नहीं होता है। लाल रक्त कणिका की खोज किसने की थी? तो देखिए लाल रक्त कणिका की खोज एंटोनी वेन ल्यूवेनहक ने की थी। इनके साथ और भी शामिल थे, कौन थे? तो इनके साथ थे जॉन देखिए स्वेमर डेम, इसके अलावा मालपीघी, इन दोनों का भी नाम याद रखना। आगे देखिए अगला है आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आरएच फैक्टर की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने साथियों। देखिए आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और फिलिप लेविन ने की थी 1940 में, याद रखना। यह खोज किसमें की गई थी? तो उन्होंने रिसस बंदरों में की थी, रिसस नामक बंदरों में, ठीक है। और यही रिसस बंदरों के नाम से ही आरएच नाम रखा गया है, याद रखना। मानव का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो भाई प्लीहा को। ऑप्शन नंबर बी प्लीहा करेक्ट होगा। मानव हृदय का औसतन भार कितना होता है? तो 300 से 350 ग्राम होता है। सभी प्रकार के सजीवों में क्या होता है? तो सभी प्रकार के जो सजीव होते हैं ना, सजीव, उसमें किस प्रकार का क्या होता है? तो कोशिकीय श्वसन भी होता है, ऑक्सीश्वसन, ग्लाइकोलाइसिस, उपयुक्त तीनों प्रक्रियाएं होती हैं। वह श्वसनीय पदार्थ जो अधिक संख्या में एटीपी अणुओं का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं भाई? तो याद रखना ग्लूकोज। क्रेब्स चक्र किसमें संपादित होता है? तो देखिए क्रेब्स चक्र जो है ना ये किसमें संपादित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए यूकेरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में यह संपादित होता है, याद रखना। ऑक्सीश्वसन में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो वह याद रखना 30 से 38 एक एवरेज याद रखना। तो यहां हम आंसर करेंगे 38 को। आगे देखिए पायरुविक अम्ल किसका अंतिम उत्पाद है? देखिए पायरुविक अम्ल जो है ना ये ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ग्लाइकोलाइसिस का। अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो 2 एटीपी अणुओं का। अगला ग्लूकोज किस चक्र का प्रथम अवयव है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। ग्लूकोज जो है ना ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र का प्रथम अवयव है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आरक्यू, आरक्यू यानी रेस्पिरेटरी क्विटेंडेंट यानी जिसको आप श्वसन गुणांक बोलते हैं। आरक्यू को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसको श्वसन गुणांक को ज्ञात करने का सूत्र होता है विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड बटे प्रयुक्त ऑक्सीजन, ठीक है, का आयतन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ईएमपी ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ कितना होता है? तो याद रखना ईएमपी ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध, देखिए ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ अगर जब भी पूछे तो 2 आपको याद रखना है, 2 होता है।
मानव श्वसन तंत्र में कौन से अंग शामिल हैं? तो भाई मानव श्वसन तंत्र में ये सभी अंग शामिल हैं, नासा, छिद्र, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वासनाली, श्वसनी, श्वसनिका, ये सभी शामिल हैं। स्वर यंत्र की दीवार में कितनी उपास्थियां होती हैं? तो याद रखना स्वर यंत्र की दीवार में कुल 9 उपास्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान किस अंग की देखिए फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में किस अंग की मुख्य भूमिका होती है? करेक्ट आएगा कूपिका की, एल्वियोलिस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपोर्टेंट है, देखिएगा। एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है साथियों? बताइए एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है? ए में लिखा है भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद नहीं होने देता, ये गलत है, जबकि देता है। देखिए भोजन निगलते समय कर्ण को श्वास नली में जाने से रोकना, बिल्कुल ये सही है। भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कर देता, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों ही सत्य है। श्वास नली की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है? याद रखना श्वास नली की सामान्यतः लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर साथियों। आगे देखिए ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको ग्रसिका या ग्रास नली बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको इसोफेगस बोलते हैं, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, यानी ए व बी दोनों ही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है? तो जठर ग्रंथियों का संबंध आमाशय से है। जठर रस का पीएच मान याद रखना 1.2 होता है। वसा का पाशीकरण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए पित्त के द्वारा होता है साथियों। आगे देखिए शीत ऋतु में पत्तों का पीलापन किस जंतोफिल वर्णक के कारण होता है? तो याद रखिए शीत ऋतु में पत्तों का पीलापन जो है ना किस जंतोफिल वर्णक के कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ल्यूटिन के कारण, यानी मैग्नीज के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सी परास प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी जो परास होती है वह 600 से 700 नैनोमीटर होती है। याद रखना 600 से 760 है ना, 600 से 760 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य होता है प्रकाश को अवशोषित करना या प्रकाश को अवशोषण करना। कौन सा धात्विक आयन क्लोरोफिल का घटक है? तो इनमें से कौन सा धात्विक आयन है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है? करेक्ट आएगा भाई मैग्नीशियम, जो पर्णहरित में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर पूछे ना तो ये पूरा पौधा में होता है, और प्रकाश में श्वसन की क्रिया पूछे तो वो पत्ती में होता है, याद रखना। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल के अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल के अपघटन से जो है ना ये ऑक्सीजन प्राप्त होता है साथियों। आगे देखिए प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? करेक्ट आएगा क्लोरोफिल बी। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल बी का मुख्य कार्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना और उसे क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित करना होता है। प्रकाश की कौन सी परास प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होती है? करेक्ट आएगा हरा रंग, और सबसे अधिक मैंने बताया था लाल और नीला होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कब? तो याद रखना केवल दिन में, भाई सनलाइट में ही ना, और सनलाइट केवल दिन को मिलता है। किसकी अधिकता के कारण पौधे मुरझाते हैं? तो पौधे जो है ना अत्यधिक बाष्पो उत्सर्जन के कारण जो है वो मुरझा जाते हैं। भाई जंतोफिल का रंग कैसा होता है साथियों? याद रखना पीला होता है ना जंतोफिल का रंग। अगला पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण होता है किससे? तो याद रखिए पौधों में क्लोरोफिल का जो निर्माण है ना वो साथियों कैल्शियम व मैग्नीशियम से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है ना वो बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है साथियों। केल्विन चक्र के बारे में सत्य कथन कौन सा है? ए में लिखा है यह प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया है, बिल्कुल। इसे C3 चक्र के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण एवं कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण भी होता है केल्विन चक्र में। उपयुक्त तीनों कथन सही है। आगे देखिए कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं? तो वे प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, मैंने बताया आपको। कोशिकांग राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम जो कोशिकांग है इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना और नए प्रोटीन का निर्माण करना, यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ही सही होगा। केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, राइबोसोम का निर्माता कहा जाता है, आनुवांशिक सूचनाओं का हस्तांतरण भी केंद्रक करता है, यानी उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। कोशिका विभाजन में कौन सहायता करता है? तो भाई कोशिका विभाजन में सहायता इनमें से कौन करता है? जंतु कोशिका में पूछा जा रहा है बेसिकली, क्योंकि ऑप्शन में साइटोकाइनिन नहीं है। अगर साइटोकाइनिन ऑप्शन में होता तो आप समझ जाते कि ये पादप कोशिका के बारे में पूछा है। तो याद रखना जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन जो है ना ये किसके कारण होता है? तो तारक काय के कारण होता है। और यहीं पर अगर आपसे पादप कोशिका में पूछे तो याद रखना साइटोकाइनिन जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ठीक है, आगे देखिए कोशिकांग गोल्जी काय का कार्य क्या होता है? तो कोशिकांग जो है गोल्जी काय इसका कार्य होता है कोशिकीय पदार्थ का श्रावण एवं परिवहन करना, बिल्कुल। वसा का संचय करना, ये भी सही है। उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकलने में मदद करना, यानी उपयुक्त सभी, ये सभी कथन सत्य हैं। कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में सुविकसित एवं जंतु कोशिका में अनुपस्थित यानी ना के बराबर होता है? याद करिए मैंने अभी बताया था रिक्तिका वेसल्स, जहां पर
पौधे जो होते हैं या जो पादप कोशिका होते हैं वो भोजन वगैरह संग्रहित करते हैं, ठीक है, याद रखना। रसदानी भी इसको बोला जाता है। कौन से कोशिकांग कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है, याद रखिए लाइसोसोम। नेक्स्ट है गोल्जिकाई की खोज किसने और कब की थी, तो गोल्जिकाई की खोज 1898 में हुई थी और कैमिलो गोल्जी ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती हैं, तो कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से उत्तकों का निर्माण करती हैं, ऑप्शन नंबर सी उत्तक, और फिर उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है, तो देखिए इनेमल से संबंधित गलत कथन आपको चुनना है, जो कि कौन सा है साथियों। ए में लिखा है यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, बिल्कुल सही है। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, यह भी सही है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, नहीं प्रोटीन नहीं है, एक प्रकार का उत्तक है, प्रोटीन नहीं है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 270 है, किसी बाहरी ध्वनि का असर मस्तिष्क में कितनी देर तक रहता है, तो भाई याद रखना जो भी ध्वनि आप सुनते हैं ना उसका असर मस्तिष्क में 0.1 सेकंड तक रहता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। डाइसेफिलोन एक प्रमुख भाग का उपभाग है, डाइसेफिलोन जो है ना किस प्रमुख भाग का उपभाग है, याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क का, ठीक है। देखिए ये जो साथियों आपका डाइसेफिलोन है ना, यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो प्रमस्तिष्क गोलार्धों के नीचे स्थित होता है। आगे देखिए डाइसेफिलोन एक अंतर्गत कौन से भाग आते हैं, तो देखिए डाइसेफिलोन के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं ये आपको बताना है, तो ये वो भी दोनों यानी थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों ही आते हैं, मेडुला इसमें नहीं आता है, याद रखना। आगे देखिए मस्तिष्क मुख्य रूप से किसका बना होता है, तो भाई मस्तिष्क जो है ना ब्रेन ये तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने व चिंतन के लिए जिम्मेदार है, तो देखिए करेक्ट आएगा फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, याद रखना। प्यास नींद भूख का नियंत्रण कौन करता है, तो प्यास नींद और भूख का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है साथियों, याद रखना। अगला क्लेबस व बजर्निक ने किसको खोजा था, तो क्लेबस व बजर्निक ने किसको खोजा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। डिप्थीरिया के रोगाणुओं को, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है डिप्थीरिया के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, तो क्लेबस व बजर्निक ने, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पेचिस या प्लेग चिकित्सा की खोज किसने की थी, तो पेचिस या प्लेग चिकित्सा की खोज जो है ना वो भाई किसने की थी, देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, याद रखना किंटा जातो ने। पेचिस व प्लेग चिकित्सा की खोज किसने की थी पूछा है ना, तो किंटा जातो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और एंटीजन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी एंटीजन यहाँ करेक्ट होगा। कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है, भाई करेक्ट आएगा विटामिन के साथियों। किस विटामिन की कमी से शुष्क छिपांक रोग हो जाता है, जिसको जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं, जो कि आंखों को प्रभावित करता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखना। देखिए शुष्क छिपांक जिसे जीरोप्थेल्मिया भी कहते हैं विटामिन ए की कमी से होता है, यह एक प्रगतिशील नेत्र रोग है। किस विटामिन का नाम फोलिक अम्ल है, तो फोलिक अम्ल जो है ना ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, याद रखना विटामिन ई पाया जाता है, जो कि जनन शक्ति को बढ़ावा देता है। सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशतता क्या रहती है, याद रखना जो सांस हम छोड़ते हैं ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4%, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 16%, उपयुक्त तीनों शक्ति हैं। निम्न में से कौन द्वितीय श्वसन का अंग है, तो इनमें से कौन द्वितीय श्वसन अंग है भाई बताइए, द्वितीय श्वसन अंग इनमें से कौन सा है, तो पहला तो नाक होता है, दूसरा हो गया मुख, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस को लेते समय गैसों की प्रतिशतता क्या होती है, सांस को लेते समय, छोड़ते समय तो मैंने बता दिया ना, अब लेते समय भी याद रखना। सांस को लेते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 20%। मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है, बताइए मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है, तो भाई करेक्ट आएगा कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को। अगला सल्की उपकला उत्तक किसमें पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई सल्की उपकला उत्तक जो है ना ये वायुकोश में पाया जाता है, याद रखना वायुकोश यानी एल्वियोली जिसको हम बोलते हैं। सल्की उपकला रक्त वाहिकाओं, फेफड़ों की वायु कोशिकाओं यानी एल्वियोली और मुंह, त्वचा तथा योनि जैसी सतहों पर पाई जाती है, याद रखना। डायाफ्राम अवस्थित रहता है कहां पर, बताइए डायफ्राम जो है ना ये कहां पर अवस्थित होता है, तो बच्च गुहा की निचली सतह पर साथियों, याद रखना। किस प्रक्रिया द्वारा दूध दही में परिवर्तित होता है, बताइए वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूध दही में परिवर्तित हो जाती है, याद रखिए किण्वन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, किण्वन के द्वारा। पादपों में श्वसन दर मानव श्वसन दर की तुलना में कैसी होती है, तो धीमी होती है ना, ऑप्शन नंबर सी धीमी होती है। पादपों में अकार्बनिक अम्ल जैसे अपशिष्ट पदार्थ कहां जमा होते हैं, तो याद रखिएगा रिक्तिका में जमा होते हैं भाई। एक मादा जनन कोशिका से
एक बार में कितने अंडाणु बनते हैं? तो एक मादा जनन कोशिका से एक बार में एक अंडाणु बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। शुक्र वाहिनी को काट देने से क्या होगा? शुक्र वाहिनी जो कि मनुष्यों में होता है, पुरुषों में, इसको अगर काट दे तो क्या होगा? वीर्य शुक्राणु रहित होगा। वीर्य तो आएगा लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होगा, याद रखना। वृषण कोष का कार्य क्या है? साथियों देखिएगा, वृषण कोष का कार्य पूछा है, ये वृषण के तापमान को समान रखता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अपरा यानी बीजांडसन का कार्य क्या होता है? तो बीजांडसन का कार्य पूछा जा रहा है। देखिए, बीजांडसन का कार्य कई हार्मोनों का उत्पादन करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, भ्रूण को ऑक्सीजन की पूर्ति करना। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो भाई प्राथमिक जनन अंग इनमें से कौन सा होता है साथियों? याद रखिए, वृषण। वृषण करेक्ट आएगा, याद रखिए। पुरुषों में प्राथमिक जनन अंग वृषण होते हैं और महिलाओं में अंडाशय होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है? देखिए, कार्पस ल्यूटियम जो है ना, ये प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है साथियों। ठीक है, देखिए, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। यह रिलैक्सन भी बनाता है, याद रखना, जो कि मादा जनन हार्मोन है सारे के सारे। मादाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण किस हार्मोन से प्रेरित किए जाते हैं? तो मादाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण जो है किस हार्मोन से प्रेरित किए जाते हैं? तो साथियों याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन से। एस्ट्रोजन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। शुक्राणु अस्थायी रूप से किसमें रखे जाते हैं? तो शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं, याद रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों, फीमर होती है सबसे लंबी, देखिए जांग में पाई जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है। ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से है? अभी मैंने आपको बताया था, हृदय से है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, श्वासोच्छ्वास कहलाता है, याद रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो करेक्ट आएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखना साथियों। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जहां से ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े यानी टोटल 46 पाए जाते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है? तो रक्त जो है ना, एक तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है, याद रखना, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का। अगला, स्वस्थ मनुष्य के 0.001 मिलीलीटर रक्त में औसतन कितनी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? तो देखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि होता है साथियों 4 से 11,000, याद रखना। माफ करना यार, मिलियन ना, देखिए एक सेकंड, 5 से 5.5 मिलियन, याद रखना, लाल रक्त कणिकाओं का पूछा था। स्वस्थ मनुष्य के 0.001 मिलीलीटर रक्त में औसतन कितनी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं? तो याद रखना 4 से 11,000। आगे देखिए, अगला, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो श्वेत रक्त कणिका होती है ना, वो कौन सी होती है, यही पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा साथियों मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है ना, ये सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, याद आपको रखना है। और सबसे छोटी रक्त कणिकाएं जो होती है वो लिम्फोसाइट होती है, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट, याद रखिएगा। देखिए, एक से ज्यादा केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो साथियों एक से ज्यादा केंद्रक जो है ना, देखिए न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, उपयुक्त तीनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फिनोटाइप का अनुपात कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस अनुपात को आप याद ही रखना, 3:1। आगे देखिए, माता पिता में किसी एक के साथ F1 का संकरण क्या कहलाता है? तो भाई देखिए, इसको जो है ना बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं, बैक क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी। विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? देखिए, विभिन्नता का मुख्य कारण होता है अर्धसूत्री विभाजन। अगला, किसी व्यक्ति की समयुग्मता और विषम युग्मता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आएगा टेस्ट क्रॉस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी भाई? तो देखिए, जेनेटिक कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, आगे देखिए, एक विषम युग्मजी संतान को समयुग्मजी अप्रभावी माता पिता के साथ क्रॉस कराने को किस रूप में जानते हैं? तो भाई इसको जो है ना परीक्षण क्रॉस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पादप रोग विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? याद रखिएगा, पादप रोग विज्ञान का अध्ययन फाइटोलॉजी में किया जाता है साथियों, फाइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हरित बाली यानी ग्रीन ईयर रोग किस पादप से संबंधित है? याद रखिए, हरित बाली यानी ग्रीन ईयर रोग जो है ये बाजरा को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए बाजरा। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते किसको हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं, इन दोनों को मिलकर होती है 43, और इन 43 जोड़ी जो तंत्रिकाएं होती हैं इसको परिधीय तंत्रिका बोला जाता है, याद रखना। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। परिधीय तंत्रिका तंत्र कितनी जोड़ी होती है? तो 43 जोड़ी होती है। तंत्रिका तंत्र में ग्लियल कोशिकाओं का क्या कार्य होता है?
न्यूरॉन्स को सहारा और पोषण देना, भाई अभी बताए थे आपको। कौन सी तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशी कोशिकाओं की ओर आवेगों को संचारित करती है? करेक्ट आएगा मोटर तंत्रिकाएं। निम्नलिखित में से कौन जीवन प्रक्रिया को नियंत्रित और विनियमित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, तंत्रिका और तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र। ठीक है, आगे देखिए, अंडे पर पाई जाने वाली द्वितीयक झिल्ली कौन सी होती है? तो अंडे पर पाई जाने वाली जो द्वितीयक झिल्ली होती है ना, उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं साथियों, कोरोना रेडिएटा। और प्राथमिक झिल्ली जो होती है ना, उसको बिटेलिन झिल्ली कहा जाता है, याद रखना, जो कि सबसे भीतरी झिल्ली होती है। अंडे पर पाई जाने वाली द्वितीयक झिल्ली कोरोना रेडिएटा, और सबसे देखिए जो साथियों सबसे भीतरी झिल्ली होती है ना, प्राथमिक झिल्ली, उसको वेलेटिन कहा जाता है, याद रखना ये नाम, वेलेटिन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव जो है ना, ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रोस्टेट ग्रंथि कौन से अम्ल का निर्माण करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, साइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है भाई ये। प्रोस्टेट ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाती है, यह पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और यह मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होता है, याद रखना। स्तन का निर्माण किससे होता है? याद रखिए, स्तन का निर्माण किससे होता है भाई? तो देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्तनों का निर्माण होता है ग्रंथि एवं वसा युक्त उत्तकों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गर्भाशय की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? याद रखिए, गर्भाशय की सबसे बाहरी परत जो होती है ना, वो पेरीमेट्रियम होती है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पेरीमेट्रियम, जिसको सेरोसा भी कहा जाता है, सेरोसा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिएगा, गर्भाशय की अंदरूनी परत कौन सी होती है? तो गर्भाशय की जो सबसे अंदरूनी परत होती है वो होती है देखो एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम याद रखना। ठीक है, एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की सबसे मोटी परत अगर आपसे पूछे कौन सी होती है, याद रखना, मायोमेट्रियम। चलिए, कालाजार रोग की चिकित्सा को किसने खोजा था? देखिए, कालाजार जो है ना, लिस्मीनिया से होता है, लिस्मीनिया नामक परजीवी से। और कालाजार रोग जो है ना, इस चिकित्सा को किसने खोजा था, यह आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिए। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएस ब्रह्मचारी जी ने। ठीक है, आगे देखिए, पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? तो पोलियो ड्रॉप की खोज की थी सेबिन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जोनास साल्क ने पहले इंजेक्शन आधारित यानी मारे गए वायरस टीके की खोज की थी, जबकि अल्बर्ट सेबिन ने बाद में मौखिक, ठीक है, यानी मौखिक पोलियो ड्रॉप वैक्सीन विकसित की थी। यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, साइनोकोबालामिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो भाई करेक्ट होगा विटामिन बी12 का साथियों। अगला, ऑस्टियोमलेशिया रोग प्रौढ़ों में किसकी कमी से हो जाता है? देखिए, करेक्ट होगा विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसको दिया था किसिमर फंक ने। कब? तो 1911 में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्न में से किसमें मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है? तो विटामिन ए मुख्यतः पालक में पाया जाता है, हालांकि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निकोटिनेमाइड किसका अन्य नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकोटिनेमाइड जो है ना, ये नियासिन का ही अन्य नाम है, और नियासिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। हालांकि याद रखना, ज्यादातर पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। बच्च गुहा में कौन सा अंग स्थित है? याद रखिए, बच्च गुहा में कौन सा अंग स्थित है साथियों? फेफड़े भाई, लंग्स, फेफड़े और हृदय जो होते हैं दोनों बच्च गुहा में स्थित होते हैं, याद रखना। आगे देखिए, मेढक में किस प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है? तो मेढक में जो श्वसन तंत्र पाया जाता है वो फुस्फुसीय श्वसन और त्वचीय श्वसन दोनों प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी। फेफड़ों में वायु जाने का मुख्य मार्ग कौन सा है? तो फेफड़ों में वायु जाने का जो मुख्य मार्ग होता है ना, वो होती है श्वास नली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोटिस एवं एपिग्लोटिस किस अंग का उप अंग है? भाई देखिए ध्यान से, ग्लोटिस एवं एपिग्लोटिस जो है ना, ये लेरिक्स यानी स्वर यंत्र का ही जो है ना उपांग है, याद रखना। आगे देखिए, दाएं एवं बाएं फेफड़े का औसतन भार क्रमशः कितना होता है? याद रखना। ठीक है, जो बायां फेफड़ा होता है ना साथियों, उसका भार थोड़ा कम होता है। देखिए, दाएं फेफड़े का भार 23 औंस होता है और बाएं फेफड़े का, याद रखना, 19 औंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन बच्चे गुहा और उदर गुहा को अलग करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, डायफ्राम। आगे दे रहे, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना, रक्त में जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है ना, तो भाई श्वसन की क्रिया जो है ना तीव्र हो जाती है, तीव्र और गहरी हो जाती है, याद रखना, यानी तेज हो जाती है। कोशिकीय श्वसन में अंतिम रूप से क्या बनता है? देखिए, कोशिकीय श्वसन में अंतिम रूप से एटीपी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए एटीपी। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है?
तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के आरक्यू यानी श्वसन गुणांक का मान कितना होता है। याद रखना कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान साथियों 1 होता है, 1। ठीक है, आगे देखिए मांसल पौधा का श्वसन गुणांक कितना होता है। तो मांसल पौधे का जो श्वसन गुणांक होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए 0। एथिल अल्कोहल किण्वन किसमें होता है। तो एथिल अल्कोहल किण्वन जो है ना ये राइजोपस में होता है साथियों। राइजोपस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिच्छिक क्रियाओं जैसे कि खांसना छींकना का नियंत्रण कौन करता है। करेक्ट आएगा मेडुला ऑब्लांगेटा, याद रखिएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। तो पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस साथियों, याद रखना। मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण निम्न में से कौन करता है। तो मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण कौन करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ये अनिच्छिक क्रिया है ना श्वसन, तो मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा। श्वसन हृदय एवं बमन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है। तो श्वसन हृदय एवं बमन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। देखिए यहां आपका करेक्ट आएगा मेडुला में। अगला क्वेश्चन देखिए स्तनधारी एवं उभयचर के मस्तिष्क में भिन्नता किसके कारण होती है। तो स्तनधारी एवं उभयचर के मस्तिष्क में जो भिन्नता होती है वो किसके कारण होती है। तो याद रखिएगा कार्पस कैलोजम के कारण।